हाय डियर स्टूडेंट, कैसे हो आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल तलक राज सिंह 10+12 में। देखो बेटा, चलते हैं फिर कक्षा 10। ये है ही विज्ञान, और विज्ञान में भी कौन सा पोर्शन? रसायन विज्ञान। ठीक है, देखो दूसरा चैप्टर है आपका, और चैप्टर का नाम क्या है? अम्ल, क्षारक और लवण। बेटा पूरा इसको 3 वीडियो में देंगे, ठीक है ना? छोटी छोटी वीडियो बनाएंगे और पूरा तुम्हें पूरा कोर्स कराऊंगा। ये बात, इस बात को निश्चित बता रहा हूं, ठीक है? चलते हैं बेटा। देखो क्या है बेटा, यहां देखते हैं अम्ल। ये है अम्ल की परिभाषा। तो दरअसल में क्या होता है बेटा, अब तो टेक्निकल है भाई जमाना। दरअसल में पहले क्या था कि लोग टेस्ट से ही ये बता दिया करे कि ये अम्ल है या क्षारक। तो देखो पहली परिभाषा, और फिर अब दिखाएंगे क्या, लास्ट में दिखाएंगे आर्यनीय सिद्धांत। तो अम्ल की परिभाषा क्या है? वे पदार्थ जो स्वाद में खट्टे होते हैं अम्ल कहलाते हैं। तथा एक और था, एक हमारा दरअसल में क्या है, अम्ल और क्षार को पहचानने का एक लिटमस पेपर आता है जो एक सूचक है। दरअसल में होता क्या है, उस पर यदि आपने अम्ल डाला है तो नीला लिटमस पेपर लाल हो जाएगा, और यदि क्षारक डाला है तो लाल लिटमस पेपर नीला हो जाएगा। वे पदार्थ जो स्वाद में खट्टे होते हैं अम्ल कहलाते हैं, तथा वे जो नीले लिटमस पेपर को क्या कर देते हैं, लाल कर देते हैं, क्या कहलाते हैं? अम्ल कहलाते हैं। आ रही बात समझ में? देखो इधर नीले लिटमस पेपर को क्या कर देते हैं, लाल, और स्वाद में कैसे होते हैं, खट्टे, अम्ल कहलाते हैं। ठीक है, सही में? इधर देखेंगे अब क्या है, ये परिभाषा है बेटा कौन सी? आर्यनियस ने। आर्यनियस एक वैज्ञानिक हुए थे, रासायनिक। उन्होंने ये बताया था कि वे पदार्थ जो जल में वियोजित होकर केवल हाइड्रोजन आयन यानी कि H पॉजिटिव, हाइड्रोजन आयन क्या था? H पॉजिटिव देते हैं, तथा हाइड्रोजन आयन के अतिरिक्त कोई अन्य धनायन नहीं देते, क्या कहलाते हैं? अम्ल कहलाते हैं। आर्यनियस जी ने यह बताया कि वे पदार्थ जो क्या है, जल में वियोजित होकर, वियोजित का मतलब है आयनित होकर, यानी कि टूटकर, पॉजिटिव और नेगेटिव में टूटकर क्या देते हैं? H पॉजिटिव देते हैं, क्या कहलाते हैं? अम्ल कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? अम्ल। और जब भी उनको वियोजन होगा तो पॉजिटिव के रूप में केवल H पॉजिटिव देंगे, उसके अतिरिक्त कोई भी धनायन नहीं देंगे। तो ये परिभाषा है कौन से, किसके अनुसार? आर्यनियस के अनुसार। वे पदार्थ जो जल में वियोजित होकर केवल हाइड्रोजन आयन यानी कि H पॉजिटिव का ही नाम है क्या है? हाइड्रोजन आयन देते हैं, तथा हाइड्रोजन आयन के अतिरिक्त कोई अन्य धनायन नहीं देते, क्या कहलाते हैं? अम्ल कहलाते हैं। अब देखो बेटा अम्ल हैं कौन कौन से। देखो जनरली कुछ अम्लों के बारे में आपको पता होना चाहिए। ये है बेटा HCl। क्या है? HCl। नाम क्या है इसका? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। HCl का ही नाम है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। इसको जनरली क्या और बोलते हैं? नमक का अम्ल कहते हैं। क्या कहते हैं? नमक का अम्ल। अम्ल मीन्स होता तेजाब, अम्ल या तेजाब बात एक ही है, ठीक है ना? दूसरा है H2SO4। ध्यान देंगे, थोड़ा लिखने का सही तरीका होना चाहिए। रसायन विज्ञान में जो प्रतीक चिन्ह अर्थात सूत्र लिखते हैं उनको भी बढ़िया तरीके से लिखते हैं, ठीक है? सभी लेटर लगभग समान होते हैं, ठीक है? जैसे H2SO4, ये है H2, इस तरीके से H2SO4, ठीक? इसी को बोलते हैं सल्फ्यूरिक अम्ल। क्या बोलते हैं? सल्फ्यूरिक अम्ल, या इसको बोलते हैं गंधक का अम्ल। क्या बोलते हैं? गंधक का अम्ल। अब आ जाओ अगला है HNO3। HNO3 इसको बोलते हैं क्या? नाइट्रिक अम्ल। नाम क्या है इसका? नाइट्रिक अम्ल। या इसका दूसरा नाम क्या है? इसको सोरिक अम्ल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सोरिक अम्ल। अगला ये लिखा हुआ है बेटा, ये क्या लिखा हुआ है? CH3COOH। CH3COOH इसको बोलते हैं एसिटिक अम्ल। क्या बोलते हैं? एसिटिक अम्ल। या इसको ही क्या बोल देते हैं हम? सिरका बोल देते हैं। क्या बोलते हैं? सिरका अम्ल। देखो फिर देखेंगे क्या क्या बता रहा हूं मैं तुम्हें। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl, सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4, नाइट्रिक अम्ल HNO3, और बेटा एसिटिक अम्ल क्या है? CH3COOH।
आप लोगों को इन अम्लों के नाम व सूत्र पता होने चाहिए। फिर मेरे साथ एक बार बोलोगे, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl, सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4, नाइट्रिक अम्ल HNO3 और बेटा क्या है एसिटिक अम्ल है CH3COOH, जिसको इनके मैंने एक एक नाम और लिख दिए, ठीक है ना। अगला देखेंगे बेटा, ये ऑक्जेलिक अम्ल होता है, क्या है ऑक्जेलिक अम्ल, जो कि टमाटरों में पाया जाता है। अभी मैं इससे रिलेटेड बहुत बेहतरीन चीज बताऊंगा, बहुत बेहतरीन बात बताऊंगा। ऑक्जेलिक अम्ल का सूत्र होता है बेटा COOH एकल बंध COOH। ये इसको आप ऐसे लिख सकते हो C2 और क्या है O4 और H2 भी लिख सकते हो, ठीक है, इसको भी लिख सकते हो ना। तो इस तरीके से COOH एकल बंध, C से एकल बंध दिखाओ, फिर COOH, ये है ऑक्जेलिक अम्ल, ठीक है। अब देखो एक है HCN, हाइड्रोजन साइनाइड, हाइड्रोजन साइनाइड, ठीक है, ये इसको बोलते हैं हाइड्रोजन साइनाइड, ये HCN है, ठीक है। अब देखो बेटा इनकी जो विशेषता देखेंगे, ये जो अम्ल है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, हम लोगों के पेट में बनने वाला भी अम्ल होता है, हम लोगों के शरीर में भी एक अम्ल बन गया है। किससे बन गया है? नमक और पानी से। तो बेटा उसको क्या बोलते हैं हम? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। इसको अमाशय अम्ल भी बोलते हैं। क्या बोल देते हैं? अमाशय अम्ल, यानी कि पेट का अम्ल। पेट का क्या है? अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। दूसरा क्या है? सही है, इसको तो पहचान गए होगे, ठीक। आ जाओ, दूसरा है सल्फ्यूरिक अम्ल, इसको गंधक का अम्ल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? गंधक का अम्ल। और दरअसल में बेटा जितने भी बैटरिया वगैरह हैं, जितने इन्वर्टर, ट्रैक्टर, बस, ट्रक, सबकी जितनी भी बैटरियां हैं, उनमें जो प्रयोग होने वाला अम्ल है वो यही है। कौन सा? H2SO4, H2SO4, ठीक। आ जाओ बेटा नाइट्रिक अम्ल, इसको सोरे का अम्ल बोलते हैं, क्योंकि ये किससे बना है? सोरे। सोरे का सूत्र होता है KNO3, इससे बना हुआ होता है, इससे बनता है, इसलिए इसको क्या बोल देते हैं? सोरे का अम्ल भी बोलते हैं। अब एसिटिक अम्ल, इसका तो टेस्ट आप लोगों ने सबने ले रखा होगा। अरे बेटा एसिटिक अम्ल का मतलब है सिरका का जो सूत्र है वही तो एक अम्ल है, वही एसिटिक अम्ल है, ठीक है। अब आ जाओ बेटा ऑक्जेलिक अम्ल। ये देखो, ये एक ऐसा अम्ल है जिससे कोई भी बेटा किसी भी प्रकार के धब्बे को साफ किया जा सकता है। किसको? एसिटिक ऑक्जेलिक अम्ल से। ऑक्जेलिक अम्ल कहाँ पाया जाता है? ये टमाटरों से प्राप्त हो जाता है। किससे? ऑक्जेलिक अम्ल कहाँ से प्राप्त हो जाता है? टमाटरों से। ये हाइड्रोजन साइनाइड है, ठीक है। अब आ जाओ बेटा, देखो ये अम्लों को बारे में पता होने चाहिए। फिर देखो अब क्या कर रहे हैं, ये हेडिंग देखो बेटा, मैंने क्या लिख रखा है? अम्लों के प्रकार। अम्लों के प्रकार, तो अम्ल दो प्रकार के होते हैं, प्रबल अम्ल और दुर्बल अम्ल। देखो बेटा एक एक लाइन से आपको ये अम्लों, आपने अम्ल यहाँ पढ़ी रखे हैं, अब पता है आप बड़ी आसानी से इसको डिस्क्राइब कर सकते हो, यानी कि इसके प्रकार बता सकते हो। अम्ल दो प्रकार के होते हैं, प्रबल अम्ल और दुर्बल अम्ल। अब देखो प्रबल अम्ल की क्या खासियत है और दुर्बल अम्ल की, एक एक लाइन में आप जो है रटने की जरूरत नहीं है बेटा, एक बार बहुत मन से देखेंगे, निश्चित है आपको क्या हो जाएगा, आप भी परिभाषा आसानी से बना सकते हो। प्रबल अम्ल की परिभाषा क्या है? वे अम्ल जो जल में पूर्णतः आयनित हो जाते हैं, यानी कि वे अम्ल जो जल में पूर्णतः आयनित या वियोजित हो जाते हैं, क्या कहलाते हैं? प्रबल अम्ल कहलाते हैं। और दरअसल में प्रबल अम्ल क्या होते हैं? सामान्यतः खनिज, खनिज का मतलब है जमीन से प्राप्त होने वाले, सीधे प्राप्त होने वाले जो अम्ल है वो प्रबल अम्ल होते हैं। जैसे उनमें से कौन सा? जैसे ये सल्फ्यूरिक अम्ल भी प्रबल अम्ल है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल भी प्रबल अम्ल है, नाइट्रिक अम्ल भी प्रबल अम्ल है। फिर मैंने इनके आयनन दिखा रखे हैं। क्या दिखा रखे हैं? आयनन। चलो मैं इधर ही बता दे रहे है ना, इनको क्या कर दे रहे, थोड़ी देर साफ कर दे रहे है ना, तो मैं दोबारा से लिख दे रहा हूं। अब देखो भाई, ये जो जितने भी अम्ल दो, एक पॉजिटिव भाग होता है इनमें, एक नेगेटिव, तो मैं इसको, इसमें H2SO4 में H होता है पॉजिटिव, एक पॉजिटिव, जबकि SO4 होता है सल्फेट। क्या होता है? सल्फेट। इस पर दो नेगेटिव। अब देखो भाई संतुलन करने के लिए इसके दो है, तो यहां पर भी कितने लगा दो? दो। ये हो गया H2SO4 का आयनन, और ये पूरी तरीके से पूर्ण आयनित हो जाते हैं, ठीक है। ये इसका क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा H पॉजिटिव
और प्लस Cl नेगेटिव, ठीक है। ऐसे ही HNO3 का क्या हो जाएगा, H पर एक आवेश पॉजिटिव प्लस, ठीक है, यहां डाल देंगे HNO3 एक नेगेटिव। ये हो गया बेटा। तो एक सेकंड में परिभाषा आप दे सकते हो कि वे अम्ल जो जल में पूरी तरीके से क्या है, पूर्णता का मतलब है पूरी तरीके से आयनित हो जाते हैं, प्रबल अम्ल कहलाते हैं। जैसे उदाहरण आपने याद ही रखा, ये है H2SO4 HCl HNO3। H2SO4 का मतलब है सल्फ्यूरिक अम्ल और HCl का मतलब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और HNO3 का मतलब है नाइट्रिक अम्ल, ठीक है। अब देखो आ जाओ बेटा दुर्बल अम्ल। प्रबल अम्ल याद होगा, दुर्बल अम्ल की परिभाषा आप चुटकियों में दे सको। तो देखो कैसे, इसके वे अम्ल जो जल में पूर्णतः वियोजित या आयनित नहीं होते क्या कहलाते हैं, दुर्बल अम्ल कहलाते हैं। सामान्यता का मतलब जनरली ऐसा ही होता है, क्या सामान्य तथा कार्बनिक अम्लों के से प्राप्त होने वाले, सामान्य और कार्बनिक अम्लों से प्राप्त होने वाले अम्ल क्या कहलाते हैं, दुर्बल अम्ल कहलाते हैं। जैसे इसी में ही हमने देखा भाई ये कार्बनिक वाले कौन कौन से हैं, देखो एक ये हैगा कार्बन वाला, ये एक ये हैगा और एक ये हैगा, है ना। ये चलो इसमें से मैंने वो लिख रखे हैं जो जल्दी से तुम्हें पता पड़ जाएंगे। देखो वे अम्ल जो जल में पूर्णतः आयनित या वियोजित होते हैं दुर्बल अम्ल कहलाते हैं, और सामान्य तथा कार्बनिक अम्लों से प्राप्त अम्ल जो होते हैं वो दुर्बल अम्ल होते हैं। जैसे ये बेटा मैंने एसिटिक अम्ल लिख रखा, क्या लिखा, एसिटिक अम्ल का सूत्र है, एसिटिक अम्ल जो कि एक दुर्बल है। दुर्बल है तो ये दोनों ओर देखो, ये जो अपक्रिया होती है ना ये वाली, इसको बोलते हैं अनुत्क्रमणीय, क्या बोलते हैं, अनुत्क्रमणीय, ठीक है। और बेटा इसको जो दोनों तरफ होने वाली ये आधा तीर इधर और आधा तीर, इसको बोलते हैं उत्क्रमणीय, क्या बोलते हैं, उत्क्रमणीय। ये इंग्लिश में बोलना चाहो तो इन अनरिवर्सिबल होती है, अनरिवर्सिबल रिएक्शन, और ये होते हैं बेटा रिवर्सिबल। रिवर्स का मतलब है वापस भी आ जाते हैं, समझ गए, रिवर्स को तो जानते ही होंगे। तो ये एसिटिक अम्ल आपका CH3COOH एक दुर्बल अम्ल है। ऐसे ही बेटा ये फॉर्मिक अम्ल है HCOOH, क्या है, फॉर्मिक अम्ल है। ये क्या है, फॉर्मिक अम्ल। दोनों का टेस्ट आपने ले रखा होगा, इसका तो सिरका के रूप में, किसके रूप में, सिरका के रूप में आपने टेस्ट लिया ही होगा, और इसका भी टेस्ट ले रखा है। क्यों, क्योंकि ये पता है जितने भी डंक होते हैं उन्हीं में पाया जाता है। अरे कम से कम आपको चींटी ने तो काटा होगा, तो समझ लो आपको जहां भी काटा होगा आपके शरीर में क्या पड़ी होगी, चिड़चिड़ाहट पड़ी होगी, और वो ही समझ लो तुमने किसका टेस्ट लिया है, HCOOH का, फॉर्मिक अम्ल का आपने क्या ले लिया, समझ लो टेस्ट ले लिया। हाँ, ये हाइड्रोजन साइनाइड है, ये भी क्या है, एक कार्बनिक अम्ल है, इसलिए ये भी क्या हो गया, दुर्बल अम्ल, ठीक है। आ रही बात सही है। देखो इंपोर्टेंट कभी कभी इसकी परिभाषा आ जाती है, ठीक है। क्या हाइड्रोनियम आयन किसे कहते हैं, क्या हाइड्रोनियम आयन किसे कहते हैं, अच्छी परिभाषा है बेटा, देखेंगे पूरा, कभी कभी इतना आ जाता है, बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है, ठीक है। चलो देखते हैं कैसे हाइड्रोनियम। हाइड्रोजन आयन जानते हो आप, हाइड्रोजन आयन क्या होता है, बताओ भाई क्या होता है, H पॉजिटिव, बिल्कुल सही बताया। हाइड्रोजन आयन छोटे आकार तथा उच्च आवेश घनत्व के कारण, हाइड्रोजन आयन कैसा, छोटे आकार तथा उच्च आवेश घनत्व के कारण जल के अणु से जुड़कर जल योजित आयन का निर्माण करता है, जिसे क्या कहते हैं, हाइड्रोनियम आयन कहते हैं। तो हाइड्रोनियम आयन क्या है, ये है बेटा क्या, H3O पॉजिटिव, H3O पॉजिटिव। हाइड्रोजन आयन होता है H पॉजिटिव, जबकि हाइड्रोनियम आयन क्या होता है, H3O पॉजिटिव। तो हाइड्रोजन फिर से देख लो बेटा, हाइड्रोनियम आयन की परिभाषा, हाइड्रोजन आयन H पॉजिटिव, छोटे आकार तथा उच्च आवेश घनत्व के कारण जल के अणु से जुड़कर जल योजित आयन का निर्माण करता है, जिसे हाइड्रोजन आयन, हाइड्रोनियम आयन कहते हैं। मैंने बना के दिखाया H पॉजिटिव प्लस H2O, तीर लगा के H3O पॉजिटिव, इसको क्या है, हाइड्रोनियम आयन कहते हैं, ठीक है। एक मिनट रुकेंगे बेटा। देखो बच्चे इधर देखेंगे जलीय विलयन में अम्लों की प्रबलता, ठीक है।
देखो ये ऑप्शन बन जाता है कभी कभार, इस तरीके से बनता है कि इसमें से मान लो चार, इनमें से बेटा कोई चार दे रखे होंगे, ठीक है ना, और चार में से ये पूछेगा सबसे ज्यादा जलीय विलयन में कौन प्रबल है, ठीक। तो आप लोगों को क्या करना है, ये बेटा क्रम याद रखना है, आप लगभग सबके नाम जानते ही हो। तो सबसे ज्यादा जो प्रबल है जलीय विलयन में वो है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, HCl सबसे ज्यादा प्रबल माना जाएगा, ठीक। और उससे थोड़ा कम प्रबल है HNO3 यानी कि नाइट्रिक अम्ल, उससे कम है H2SO4 और उससे कम है एसिटिक अम्ल। इन चार का तो निश्चित ध्यान रखो, क्योंकि चार आपके खूब पड़े हुए हैं, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, H2SO4, HNO3 और CH3COOH। तो सबसे ज्यादा प्रबल की बात आ जाए तो आप क्या कहोगे, अगर इन चार में से कोई दे दे, चार आपको चार दे दे और चार में से पूछे सबसे ज्यादा जो जलीय, इनका जलीय विलयन किसका प्रबल होता है, तो आप क्या बताओगे, HCl, ठीक। अगर ये ना दे तो आप बताओगे HNO3, ये भी ना दे तो H2SO4, ये भी ना दे तो आप एसिटिक अम्ल, और इनसे कम प्रबल कौन है, H2CO3, ये कार्बोनिक अम्ल है, क्या है, कार्बोनिक अम्ल। और फिर है साइनिक अम्ल यानी कि हाइड्रोजन साइनाइड, ठीक। फिर से देखेंगे बेटा, इनका क्रम याद रखो, सबसे ज्यादा जो विलयन, भाई ऊपर क्या है, जलीय विलयन में अम्लों की प्रबलता, तो सबसे ज्यादा जो प्रबल किसका जलीय विलयन होता है, तो हम बताएंगे सबसे ज्यादा जो प्रबल अम्ल होता है वो HCl होता है, उसके बाद HNO3, उसके बाद H2SO4, उसके बाद CH3COOH और फिर H2CO3, और उससे कम भी सबसे कम, यानी कि ये चिन्ह के बारे में जानते होगे, इस चिन्ह के बारे में, जिधर मान लो जैसे 3 और 4 के बीच अगर कोई कह दे ये चिन्ह लगाओ तो मैं ऐसे लगाऊंगा, 5 और 6 के बीच ऐसे, 8 और 7 के बीच तो ऐसे, यानी कि ये चिन्ह आप जानते हो बड़े छोटे को रिप्रेजेंट करता है, जिधर बड़ा मुंह वो बड़ा और जिधर छोटा मुंह वो छोटा। इन दोनों अधिक प्रबल कौन है, HCl, इससे कम है HNO3, इससे कम है H2SO4 और इससे कम है एसिटिक अम्ल, और इससे है कार्बोनिक अम्ल यानी कि ये H2CO3, और इनमें सबसे कम है HCl। ये प्रबलों अम्लों की क्या है, प्रबलता है, ठीक है, समझ में आ गया होगा उम्मीद है। देखो इन चार का ही ज्यादा रोल रहता है जो मैंने घेरे में कर रखे हैं, सबसे प्रबल का है तो HCl, और सबसे दुर्बल अगर कहे तो इनमें CH3COOH, उन चार में। वैसे हमारा सब इन ये कितने हैं बेटा, 6 है, 6 में कहेंगे तो हम HCl सबसे कम प्रबल है और HCl सबसे अधिक प्रबल। सही है, उम्मीद करता हूं आ गई होगी आपके साथ समझ में। आ जाओ, देखो ये क्या है, ये मैंने क्या बताया, अम्लों की रासायनिक अपक्रिया, ठीक है, ये अपक्रियाएं आनी चाहिए। इन अपक्रियाओं को आने के लिए टेंशन मत लो, केवल आपको सूत्र याद होने चाहिए, ऐसा समझो हंसते खेलते आएंगी। देखो क्या होता है, देखो यहाँ क्या होता है, जब सोडियम धातु की अपक्रिया हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से की जाती है, यहाँ क्या होता है जब मैग्नीशियम धातु की अपक्रिया सल्फ्यूरिक अम्ल से की जाती है। तो बेटा थोड़ा सा ध्यान दें, जो धातुएं है ना, जो धातुएं हैं वो अम्लों से हाइड्रोजन गैस को विस्थापित कर देती हैं, यानी कि हाइड्रोजन को विस्थापित कर देती हैं। लेकिन एक बात ध्यान रखना, एक क्वेश्चन आता है कि कौन सी धातु हाइड्रोजन को उस अम्लों से विस्थापित नहीं करती, तो उस समय उसका आंसर कॉपर होता है। क्या होता है, कॉपर अम्लों से हाइड्रोजन को विस्थापित नहीं करती। कॉपर समझ रहा है ना, कॉपर का मतलब Cu, ध्यान रखना इस क्वेश्चन को, हालांकि मैं नोट में जरा सा लिखा दूंगा, है ना, चलो लिखाई दे रहा है बेटा। कभी कौन सी धातु, ज्यादातर यही आता है, कौन सी धातु अम्लों से हाइड्रोजन को विस्थापित का मतलब निकालना, विस्थापित यहां लिखा होगा नहीं करती है, नहीं करती है, तो उस समय आपका आंसर क्या रहेगा बेटा, आंसर रहेगा कॉपर। क्या रहेगी, कॉपर धातु, या इसका प्रतीक चिन्ह आप जानते हो C और U।
Cu पता है हाइड्रोजन को विस्थापित नहीं कर पाती। हालांकि देखो ये धातुएं हैं, Cu इधर लिख दे रहे हैं, Cu Hg Ag Pt Au, कितने धातुएं हैं बेटा? 5 धातुएं हैं जो अम्लों से हाइड्रोजन को विस्थापित नहीं करती। हालांकि ध्यान देना, लगभग में आपको जब भी आज तक क्वेश्चन हुआ है उसका आंसर Cu हुआ है, कॉपर। लेकिन फिर भी 5 धातुएं ऐसी जो हाइड्रोजन को विस्थापित नहीं कर पाती हैं। देखते हैं कौन सी। एक तो Cu हो गया, Cu कौन सी होती है? कॉपर। कॉपर को ही तो Cu बोलते हैं, कॉपर। यानी कि इसको एक और भी बोल देते हैं तांबा। क्या बोल रहे हैं? तांबा। ये Hg होती है मरकरी। क्या होती है? मरकरी। और मरकरी को दूसरा नाम है पारा। क्या होता है? पारा। ठीक है, ये भी विस्थापित नहीं कर पाती। ये है Ag जानते हैं बेटा किसको? Ag का मतलब है चांदी, यानी कि सिल्वर भी विस्थापित नहीं कर पाती। और Pt का मतलब है प्लेटिनम, जिसे सफेद सोना बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? सेकंड नंबर की महंगी धातु है, कौन है? प्लेटिनम। और Au क्या है? ये सोना है। क्या है ये? सोना। फिर से देखेंगे बेटा, देखो ये कॉपर है, लिख दे रही है कॉपर है। क्या ये? कॉपर। और ये है मरकरी। क्या है? मरकरी। ये इसको बोलते हैं पारा। क्या बोल देते हैं? पारा। ये सिल्वर, ये इसको बोलते हैं बेटा चांदी। क्या बोल रहे हैं? चांदी। और यह है प्लेटिनम, या इसको बोलते हैं सफेद सोना। क्या बोल रहे हैं? सफेद सोना। और ये तो है ही बेटा सोना। क्या है ये? सोना या गोल्ड। क्या बोल रहे हैं इसे? गोल्ड भी कह देते हैं। क्या बोल रहे हैं? गोल्ड। समझ रहे हो? ये 5 धातुएं ऐसी हैं जो हाइड्रोजन को विस्थापित नहीं कर पाते। बेटा जीएस का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब कभी भी जीएस में ये क्वेश्चन आपको किसी भी हाई स्कूल को तो छोड़ो, किसी भी कंपटीशन एग्जाम में भी मिल सकता है। चलो देखो बेटा, क्या हमें एक नियम याद है, जो धातुएं हैं वो क्या कर देती हैं? अम्लों से हाइड्रोजन को विस्थापित कर देती हैं। देखो कैसे? जब सोडियम धातु, भाई ये अपक्रिया है, क्या होता है जब समीकरण लिख रहा हूं मैं, तो क्या होता है जब सोडियम धातु की अपक्रिया हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से की जाती है। आप सोडियम का तो जानते ही हो, Na। क्या जानते हैं? Na। ठीक, ये क्या हो गया? सोडियम। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जानते हो, HCl। ठीक, अब देखो बेटा यहां लूंगा 2, यहां भी लूंगा 2, और क्या बन जाएगा भाई? Na एक पॉजिटिव होता है, Cl एक नेगेटिव होता है। ठीक है ना? तो NaCl बन गया बेटा, नमक बन गया। क्या बन गया? नमक। ये नमक का ही तो सूत्र है। Na का मतलब सोडियम और Cl का मतलब क्लोराइड। और इसके ले लो 2, और प्लस क्या हो गई? H2, हाइड्रोजन गैस निकल गई। धातुएं अम्लों से हाइड्रोजन गैस को विस्थापित कर देती हैं। अब क्रिया तुम्हारी समझ में आ गई होगी। ठीक है, अब मैग्नीशियम धातु। मैग्नीशियम धातु का प्रतीक जानते हो आप, Mg। और प्लस मैग्नीशियम धातु किससे? सल्फ्यूरिक अम्ल। सल्फ्यूरिक अम्ल भी आप जानते हो, क्या? H2SO4। H2SO4 तीन लगाओ बेटा। देखो Mg होता है 2 पॉजिटिव और SO4 भी 2 नेगेटिव होता है, तो सीधे हो जाएगा MgSO4 प्लस क्या विस्थापित कर दो? हाइड्रोजन। ठीक है, क्या बनाइए बेटा? ये SO4 यानी कि सल्फ्यूरिक अम्ल, यानी कि ये SO4 सल्फेट कहलाता है। SO4 और 2 नेगेटिव क्या है बेटा? सल्फेट आयन है। सल्फेट आयन, इसके साथ कोई भी जोड़ोगे आप पॉजिटिव वाला तो हमेशा सल्फेट कहलाएगा। अब ये मैग्नीशियम सल्फेट हो गया। क्या हो गया? मैग्नीशियम और क्या हो जाएगा? सल्फेट। ठीक है, अगर मैं यही रिएक्शन किसकी करा देता, अगर कोई कहते क्या होता है सर सोडियम की कराओ, तो Na लेता प्लस लेता H2SO4। ठीक है, 3 लगाओ बेटा। अब क्या होगा? हमें पता ये 2 नेगेटिव होता है, ये 1 पॉजिटिव, भाई जुड़ेगा ना, तो इसके 2 लेने पड़ते। तो क्या हो जाता है? Na2SO4 और प्लस क्या विस्थापित हो जाता? हाइड्रोजन गैस निकल जाती। यानी कि धातुएं अम्लों से हाइड्रोजन गैस को क्या कर देती हैं? विस्थापित कर देती हैं। आ गई बात समझ में बेटा? चलो आ गई होगी आपकी। ठीक है ना? एक ही पॉइंट याद रखो, किसी भी धातु की जब अम्ल से रिएक्शन कराओगे
तो बेटा वहां पर क्या निकालना पड़ेगा, हाइड्रोजन निकालना पड़ेगा। और ये लवण बनते हैं, क्या बनते हैं, लवण। जैसे सोडियम क्लोराइड ये नमक है, सही है, सोडियम क्लोराइड ये क्या है, एक लवण है, जो जिसे हम लोग किस नाम से जानते हैं, नमक के नाम से। नमक का सूत्र जानते हो NaCl। ये बेटा MgSO4, Mg होती है मैग्नीशियम और SO4 होता है सल्फेट, तो मैग्नीशियम सल्फेट। ऐसे ये सोडियम सल्फेट। ठीक, आ जाओ बेटा सोडियम कार्बोनेट। बेटा शायद आप लोगों को पता होगा, ना पता हो तो इधर देखो, CO3 और 2 नेगेटिव, ये कार्बोनेट आयन है। क्या है ये, कार्बोनेट आयन। ठीक, अब किसी के साथ जोड़ोगे बेटा, अब इसको मैग्नीशियम के साथ जोड़ोगे तो Mg होती है 2 पॉजिटिव। मैग्नीशियम का आयन क्या होता है, Mg 2 पॉजिटिव। इसको इसके साथ जोड़ोगे सीधा हो जाएगा MgCO3। बोलोगे क्या, मैग्नीशियम कार्बोनेट। ठीक, अब देखो आप जोड़ोगे कैल्शियम, कैल्शियम धातु होती है Ca2 पॉजिटिव, है ना, आयनिक रूप में कैल्शियम ये होती है Ca2 पॉजिटिव। तो इसको इसके साथ जोड़ोगे, सीधे जोड़ दोगे CaCO3, ये कैल्शियम कार्बोनेट हो गया। अब बेटा सोडियम को करोगे तो सोडियम होता है 1 पॉजिटिव, इसको जब इससे जोड़ोगे जुड़ेगा ना, तो इसके कितने लेने पड़ेंगे, 2। तो सोडियम कार्बोनेट का सूत्र हो जाएगा Na2 और CO3, Na2CO3। तो सोडियम कार्बोनेट की अभिक्रिया हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से। पहले सोडियम कार्बोनेट का सूत्र बताओ। तो सोडियम मतलब 1 पॉजिटिव, Na 2 लेने पड़ेंगे, क्या हो जाएगा Na2CO3। किस चीज का हो गया ये सूत्र बेटा, ये हो गया सोडियम कार्बोनेट की अभिक्रिया किससे कराओगे आप, अभिक्रिया कराओगे किससे, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से, HCl से। ठीक है, अब बेटा इधर देखो, एक बात बताओ, Na तो इसके साथ ही निकलेगा Cl के, बेटा इसके 2 हैं तो 2 ले लो यहाँ पे, तो निकल गए 2NaCl, NaCl प्लस ये बेटा H2 हो गया, यहां से O लेगा तो H2O का अणु बन जाएगा ना, और प्लस प्लस ये बेटा CO2। जब भी आप CO3 को तोड़ोगे, किसको, कार्बोनेट को तोड़ोगे, तो इस इधर कार्बन डाइऑक्साइड जरूर निकलेगी। क्या निकलेगी, कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये अच्छी रिएक्शन है बेटा, ये दोनों रिएक्शन ना परीक्षा में पूछ ली जाते हैं, ये वाली और ये वाली, और कठिन कुछ भी नहीं है बेटा, आपको केवल सूत्र आते ही होंगे, जब तक कोई दिक्कत वाली बात ना है। सोडियम कार्बोनेट जानते ही हो, Na2CO3। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल आपको पहले ही पता है, तो सोडियम कार्बोनेट के हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से कराओगे तो बेटा देखो Na तो Cl के साथ ही जाएगा, इसका पॉजिटिव इसके नेगेटिव के साथ, इसका पॉजिटिव है Na, इसका नेगेटिव है Cl, नेगेटिव है ना, तो जब जोड़ोगे तो Na भी 1 पॉजिटिव होता है, Cl 1 नेगेटिव होता है, सीधे एक एक जुड़ जाएंगे यानी कि NaCl हो जाएगा। संतुलित करने के लिए इसके 2 हैं, इसके भी आगे 2 लगा लो जिससे संतुलित हो जाए। ठीक, अब देखो H के 2 हो गए, यदि एक O ले लें तो हमें जल का अणु मिल जाएगा, क्योंकि जल क्या होता है, H2O ले लिया, एक O यहां से। इसके बाद है CO2 जो कि अपने आप में कार्बन डाइऑक्साइड का अणु है, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड है। तो क्या होता है जब सोडियम कार्बोनेट की अपक्रिया हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से की जाती है, तो बेटा Na2CO3 प्लस के 2HCl, तीर लगाकर 2NaCl प्लस H2O प्लस CO2। ठीक, आ जाओ, अब आ जाओ सोडियम बाइकार्बोनेट, इसका दूसरा नाम है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट यानी कि NaHCO3। ये है सोडियम बाइकार्बोनेट, या इसको बोल देते हैं ये सोडियम, ये हाइड्रोजन और ये कार्बोनेट। तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट कह दे या सोडियम बाइकार्बोनेट की अभिक्रिया किससे कर रहे हो आप, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से, यानी कि HCl से। तीर लगाओ बेटा, हमने बताया ये Na किसके साथ जाएगा, Cl, तो एक तो NaCl बन गया। ठीक, एक H ये H2 हो गया, O इससे लेंगे तो H2O और प्लस CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। दोनों रिएक्शन बहुत अच्छी हैं, ध्यान रखना, ठीक है ना भाई। हम आप लोगों को बता रहे हैं, इधर लवण ही बनेंगे, क्या बनेंगे, लवण। चलो खैर कोई बात ना, समझ रहे होगे सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट की जब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से अपक्रिया की जाती है, नमक, जल और क्या, कार्बन डाइऑक्साइड बनती है। आ जाओ बेटा चूने के पानी से। चूने का पानी क्या होता है बेटा, ये होता है
OH का होल ट्वाइस। इसको ही बुझा हुआ चूना का सूत्र बोलते हैं, या चूने का पानी, इसे बुझा हुआ चूना भी बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? बुझा हुआ चूना। तो क्या होता है ये? CaOH का होल ट्वाइस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो चूने के पानी में क्या प्रवाहित करोगे आप? CO2, क्या? कार्बन डाइऑक्साइड। अब देखो, जब कार्बन डाइऑक्साइड करोगे, समझ गए, तो क्या बन जाएगा बेटा? एक तो वही बन जाएगा, CO3 बन जाएगा, क्योंकि यहां से H2O निकल जाएगा। H2O क्या निकाल दो? H2O। और यहां क्या बन जाएगा बेटा? CaCO3। ये क्या बना? ये बना बेटा कैल्शियम कार्बोनेट। क्या बन गया? ये कैल्शियम कार्बोनेट। समझ रहे हो ना? कैल्शियम कार्बोनेट बन गया। तो क्या होता है जब चूने के पानी में क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड प्रवाहित की जाती है, तो कैल्शियम कार्बोनेट प्राप्त होता है। सही। अब देखो बेटा, कभी कभी ये आ जाता है चूने के पानी में अधिक मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड प्रवाहित की जाती है, तो पहली तो रिएक्शन यही होगी। चूने का पानी ले लो, CaOH का होल ट्वाइस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। चलो मैं नाम लिख दे रही है बेटा, कभी दिक्कत आए तुम्हें। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्साइड, ठीक है बेटा। थोड़ा याद रखना पड़ता है भाई, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, यानी कि बुझे हुए चूने का सूत्र तो याद होना चाहिए। चलो, चूने के पानी में अत्यधिक मात्रा में, तो पहले बेटा CO2 करो, तो CO2 करा। चलो बेटा, क्या बन गया? CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट प्लस के H2O। अभी अत्यधिक मात्रा का मतलब है इसमें, तो यहां पे ले लो क्या? CaOH का होल ट्वाइस, सॉरी, यहां क्या लेंगे हम? क्या लोगे बेटा? कैल्शियम कार्बोनेट, CaCO3 प्लस H2O और प्लस, और अभी CO2 प्रवाहित करेंगे, तो ये बन जाएगा बेटा Ca और ब्रैकेट में HCO3 इसका होल ट्वाइस। ये कैल्शियम बाई कार्बोनेट प्राप्त हो गया। क्या हो गया? कैल्शियम बाई कार्बोनेट। क्या हो गया बेटा? ये हो गया कैल्शियम, कैल्शियम बाई कार्बोनेट, कार्बोनेट। आ रही बात तुम्हारी समझ में? समझ रहे हो बेटा? ये क्या प्राप्त हो गया? कैल्शियम बाई कार्बोनेट। कब? जब आप क्या है अत्यधिक मात्रा में क्या है इसमें क्या प्रवेश कराएंगे? इसमें बेटा जब चूने के पानी में आप अत्यधिक मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड प्रवाहित करते हैं, तो अभिक्रिया दो पदों में होती है। पहले तो जनरली आपने प्रवाहित करी, तो वो क्या बन जाएगा? कैल्शियम कार्बोनेट प्लस का क्या बन जाएगा? जल। और कर रहे हो तो बेटा ये कैल्शियम बाई कार्बोनेट, Ca ब्रैकेट में HCO3 इसका होल ट्वाइस, ये कैल्शियम बाई कार्बोनेट हो गया। आओ बेटा आओ, देखो क्या करेंगे यहाँ पर, क्या कह रहे हैं? क्यूप्रिक ऑक्साइड की अभिक्रिया हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से की जाती है। तो क्यूप्रिक ऑक्साइड का सूत्र पता होना चाहिए, तो CuO प्लस हाइड्रोक्लोरिक का मतलब है H और Cl। देखो बेटा फिर से यही करेंगे, Cu 2 पॉजिटिव होता है, सही, और Cl 1 नेगेटिव। अब इसको इसके साथ ना जोड़ सकते, इसके 2 लेने पड़ेंगे, तो यहां 2 लगा लिया मैंने। ये CuCl2 और यहाँ H2 हो गया, ये O के साथ H2O बना लेगा, यानी कि क्या बनेगा? ये क्यूप्रिक क्लोराइड बन गया। क्या बन गया? क्यूप्रिक क्लोराइड। समझ रहे होगे? ठीक है। अब क्रियाएं करना बहुत कठिन ना है, बहुत सिंपल है। इसका पॉजिटिव भाग, इसका नेगेटिव। अब इसका पॉजिटिव है Cu पॉजिटिव, O पे 2 नेगेटिव, H पे 1 पॉजिटिव और Cl पे 1 नेगेटिव। ठीक है, इसका पॉजिटिव इसके नेगेटिव के साथ जोड़ दो और समझ लो रिएक्शन हो गई। अब आ जाओ बेटा, बहुत अच्छी अपक्रिया, ये हमेशा देखो काम आती है, ठीक है ना? ये वाला, इसका कभी कभार 1 नंबर का तुम्हें क्वेश्चन मिल जाएगा। देखो बेटा, हम पे सूचक है, अम्ल और क्षार को पहचानने के क्या है? सूचक। देखो मैंने 4 ले रखे हैं, कौन से? ये विलयन है हमारे, सब अम्ल है, सब जान पहचान के तुम्हारी। कौन कौन से? ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल और एसिटिक अम्ल सब है। अब देखो, ये लाल लिटमस पेपर का विलयन ले लिया, ये नीला लिटमस पेपर है, ये फिनोल्फथैलीन है और ये मेथिल ऑरेंज है।
ये बेटा क्या है, अम्ल क्षार सूचक होते हैं। ठीक है, अब हमने तुम्हें बताया, शुरू में ही बताया, अम्ल क्या है, लाल लिटमस पेपर को क्या कर देते हैं, नीला कर देते हैं। अरे गलत कह रहे हैं क्या, नीले लिटमस पेपर को क्या कर देते हैं, लाल कर देते हैं। चलो समझ गए होगे। इसी प्रकार से बेटा क्षार जो होता है, चूंकि अम्ल और क्षार एक दूसरे के विपरीत होते हैं, तो क्षार जो है लाल लिटमस पेपर को क्या कर देता है, नीला। ऐसे ही बेटा ये फिनोल्फथैलीन है, क्या है, फिनोल्फथैलीन। ये पता है बेटा, अगर आप इस पर अम्ल डालोगे, यानी कि इसमें अम्ल में डालोगे ये, तो पता है रंगहीन होगा। कैसा होगा, रंगहीन। और क्षारकों में ये गुलाबी। ऐसे ही बेटा मेथिल ऑरेंज है, अगर इसको अम्लों में डालोगे तो गुलाबी रंग का, और क्षारों में डालोगे तो पीला रंग का। तो बहुत क्वेश्चन आ जाता है कि फिनोल्फथैलीन का अम्लों में रंग कैसा होता है। तो बेटा देखो कैसा होता है, रंगहीन, कलरलेस होता है। ये क्या होता है, कलरलेस। और फिनोल्फथैलीन का क्षारों में रंग, क्षारों में होता है गुलाबी। क्या होता है, गुलाबी। अब आ जाओ मेथिल ऑरेंज। इसी प्रकार से मेथिल ऑरेंज भी क्या है, एक सूचक है। अम्लों में ये कैसा दे रहा है, देखो दिखाई दे रखा है, गुलाबी, और क्षारों में होता है पीला। क्या हो जाता है, पीला। चलो और बताएंगे, क्षार भी तो अभी बताएंगे, तब और ज्यादा बता दूंगा। देखो विलयन का नमूना हमने अम्ल ले रखे हैं, लाल लिटमस पेपर है। अब बेटा एक बात बताओ, लाल लिटमस पेपर का कोई प्रभाव पड़ेगा ना। अगर अम्ल को लाल लिटमस पेपर पर डालोगे तो बेटा परिवर्तन नहीं होगा कुछ भी। लेकिन अगर नीले पे डाल दिया तो उसको कैसा कर देगा, लाल। तो देखो नीला लिटमस पेपर है, तो ये सब कौन सा कलर करते हैं, लाल। ठीक। और फिनोल्फथैलीन पे डालेंगे तो ये सब कैसे हो जाएंगे, रंगहीन। कैसे हो जाएंगे, कलर कैसा होगा, रंगहीन। और यदि मेथिल ऑरेंज पर डाला तो गुलाबी। ठीक समझे भाई। इधर देख लो, देखो मैं इस पे ज्यादा फोकस दूंगा, ये तो सब आप जानते हो, ये तो आप जान ही गए होंगे कि अम्ल जो है नीले लिटमस पेपर को क्या कर देते हैं, लाल कर देते हैं, जबकि लाल लिटमस पेपर अम्लों का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ठीक। फिनोल्फथैलीन का अम्ल में जो रंग होता है वो होता है रंगहीन। कैसा होता है, रंगहीन। और क्षारकों में होता है गुलाबी। और मेथिल ऑरेंज जो एक सूचक है, जो अम्ल क्षार की पहचान कराने वाला है, वो कैसा होता है, अम्लों में होता है बेटा गुलाबी, और क्षारकों में होता है बेटा कैसा होता है, पीला। ठीक है बेटा, देखो मैं आपको जल्दी जल्दी वीडियो दूंगा, उम्मीद है दूसरे दिन, और ना एक दिन छोड़कर, लेकिन गारंटी दे रहा हूं बहुत जल्दी आप लोगों की केमिस्ट्री में करा दूंगा। बस आप लोगों को एक ही काम करना है, जितना भी हो सके वीडियो को क्या है, शेयर कराएं। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब कराएं। जितने भाई बंधु आप लोगों के जो कक्षा 10 में है उनको जोड़ने का प्रयास करें। फिर मिलते हैं, धन्यवाद, अगली वीडियो में। क्षारकों के साथ ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो, जो कि इसका अधूरा पार्ट रह जाए। ठीक, धन्यवाद।